डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो जायज़ा मुज़ाकरात हैं मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान ने IMF को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर दिया है। तो पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं, क्या ये आने वाले दिनों में कम हो जाएंगी? शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हो जाएंगे। सही। क्योंकि वो एक जो ये तो तय है कि IMF प्रोग्राम में जाना है। इस पर बहुत बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं। माहिदा आ जाता हो जाता है सामने, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म जी। मंसूबे की तरफ जाएंगे। और इस दौरान जो है वो हमें जो शराइत हैं वो माननी होंगी, लेकिन वो शराइत मानने के साथ साथ हर शर्त उनकी तरफ से आयद नहीं हो रही ना। वही कह रहे हैं कि हम आपको पैसे उधार दे रहे हैं, लेकिन आप हमें इतना इतना अगर कर्जा दे रहे हैं तो ये शर्त। तो उसमें जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिसकी आज थोड़ी सी हल्की सी अलामत, हल्की सी एक खबर आई हुई है कि जी वो कौन सी ट्रैवल क्लास में ट्रैवल करेंगी मुख्तलिफ शख्सियात और ये सारा। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें जो सरकारी अखराजात हैं और हुकूमती भी नहीं कहूँगा मैं इसको, एलीट को जो छूट दी हुई है, एलीट कैप्चर जो चीज़ है प्रॉपर, अगर किसी मुल्क में देखनी है तो पाकिस्तान में, वैसे पूरी दुनिया में ये एलीट कैप्चर जो है ना, और एलीट का तस्वर अब अजीब सा हो गया है। जो मैं पहले भी बात कह रहा था कि कई दफ़ा कह चुका हूँ, और ये एक आम सी बात दुनिया में हो रही है कि अब कॉरपोरेशंस दुनिया में फ़ैसला साजी कर रही हैं, जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो ज़्यादा मजबूत हो गई हैं कई रियासतों से, और जो ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी को डील कर रही हैं। तो लेकिन इशू ये है कि ये IMF का माहिदा और फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म, ये हमारे अपने अंदर के इश्यूज़ हैं ना, कि वो जी 17-18 अरब थे डॉलर्स, तो वो 5-6 अरब 7 अरब पे पहुँचे हुए हैं। जब हुकूमत तहरीक इंसाफ की तो कहाँ गए, फिर केयरटेकर हुकूमत में क्या हुआ, फिर क्या। तो ये जो है ना कि शौक़ है बहुत ज़्यादा कि वो मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे, और अभी से नहीं हमेशा से, मतलब है कि एक ही सड़क का 6-6 8-8 दफ़ा 10-10 दफ़ा इफ्तिताह हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करने का वक्त है, और सीरियसली जो सीरियस अभी ये SIFC किस तरह से आगे अपना काम करती है, किस तरह से काम शुरू करती है, लॉन्ग टर्म मंसूबा है, एक लॉन्ग टर्म लॉक चीज़ें हुई हुई हैं। लेकिन कैसे इस पर अमल होगा, क्या होगा, उसके क्या खदोखाल होंगे, ये हमने देखना है। लेकिन बिल्कुल वो कहते हैं ना, ब्रिंक पे हमारी मीशत आके, और अब वो वक्त अब वो है ही नहीं अल्ले तलल्ले करने के। तो बिल्कुल हम अपने जो है ना कॉस्ट कटिंग करके, और आवाम के ऊपर कम बोझ, जो कल भी बात हो रही थी इस प्रोग्राम में, कि वो मिडिल क्लास तहलील हो जाएगी। और मिडिल क्लास ही होती है जो स्ट्रगल करती है, जो किसी माशरे में मेहनत करती है, काम करती है। सब वो गरीब और वो देखें तो बिल्कुल एक खरबपति बैठे हुए ऊपर, तो वो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो जाएगी अगर ये फौरी तौर पे बड़े इकदाम नहीं किए गए। अच्छा, अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, फिर वही बात के कल भी जिक्र हुआ कि जी कुछ CPEC के हवाले से बात तो नहीं हो रही थी, ये नहीं हुआ, IMF की तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा सप्लीमेंट्री ग्रांट में से ना दिए जाएँ, जो हमारे पैसे हैं उसमें से ना दिया जाए चाइना को। तो वो कहीं और से चाइना के साथ मामला है जी हो जाएंगे, क्योंकि ये उस वक्त होंगे जब ये पता चलेगा कि ये पैसे जो है ये कहाँ से, कैसे, क्या, कहाँ गए पैसे। एक कर्ज कमीशन भी बना था, कई दफ़ा बना है, कि पता चले कि पाकिस्तान ने कितना कर्जा लिया और कहाँ लगा है, लेकिन ये कि वो नहीं बनता आगे। मेरे ख्याल से इस तरह के अगर काम हो तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकेंगे आगे, कि जी कर्जा हमने लिया, कहाँ लगा, कौन से प्रोजेक्ट्स पे लग गया, कहाँ बर्बाद किया पैसा। और उसमें जो है वो ये जो बात है कि जी 60% तो 40% तो नॉर्मल है ना ठेकेदार के पैसे, वो तो नॉर्मल है ना, वो तो कोई इशू ही नहीं है। मतलब अगर हम करप्शन को लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे किसी मुल्क में, कोई भी रियासत करेगी, तो वो रियासत फिर लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो अपने पैरों पे खड़ा है। मेरे ख्याल से वक्त है कि वो बड़ा, मतलब है कि आप कहें कि ये बड़े हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं जहाँ पे दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तो पाकिस्तान भी रीसेट करे अपने आप को। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये सोच मौजूद भी है, और इस पर खामोशी से काम भी हो रहा है कि इसको रीसेट होना चाहिए बहुत सारे मामलात को। अब वो चीज़ें अब निकल के किस सूरत में सामने आती हैं वो देखते हैं, लेकिन एक एहसास है, क्योंकि ये बात जब डिस्कस हो रही है तो यकीनन और एक तवील अरसे से डिस्कस हो रही है, तो फिर इसकी कोई रेमेडीज़ भी तलाश की गई होंगी जो गालिबा अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आने वाले दिनों में शायद नज़र आएँ। तो ये तो हो गए ना वो रोज़ के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। IMF के साथ हो जाता है तो फिर हम आगे निकल पड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि आगे हमने लॉन्ग टर्म में कैसे मुल्क के अंदर मामला को टेक करना है।
अच्छा, दो तीन बातें और इसमें। पहली बात तो ये है कि जो आसपास की चीज़ें, जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी के साथ, मैं कह रहा हूँ कि हर इवेंट का पाकिस्तान पर असर हो रहा है। और मैं मुझे नहीं पता कि हमारी ये क्या पॉलिसी है कि हम किन मामलात में उलझे हुए हैं इस वक्त। मतलब हमें बिल्कुल इस वक्त बहुत से खारजा मामलात ऐसे हैं, मैंने कहा ना कि हम अभी गलत डायरेक्शन में नहीं गए, हम ठीक हैं, मगर हमें प्रोएक्टिव होके, मतलब हम खामोश बैठे हैं, खारजा मामलों में खामोश हैं। मतलब हमारा कहीं, मतलब हम इधर भी उधर भी इधर भी इधर भी सब तरह में बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन जो हमारा प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए था बहुत से मामलों में वो भी नहीं है। उसकी वजह शायद इंटरनल टर्मोइल है, या ये है कि वो कोई शक्ल सूरत ही नहीं निकल के आ रही इस पूरे हुकूमती ढांचे की, समझ ही किसी को नहीं आ रहा। ये भी थोड़ा सा बैठेगी, गर्द बैठेगी तो पता चलेगा कि किस तरफ जा रही है। लेकिन कुछ जगहों पे हमें बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए था, और वो इतनी तेज़ी के साथ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, कि वज़राए ख़ारजा भी तब्दील हो रहे हैं, तो वज़राए ख़ज़ाना भी तब्दील हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म अगर सोच है तो फिर लॉन्ग टर्म सोच में फिर ये जो छोटे छोटे वाक़यात से उन पे वो डैमेज हो रहे हैं लॉन्ग टर्म को, एक गैर संजीदगी जो है वो नज़र आती है कि जी वो ये नहीं पता चला कि कौन सा वज़ीर है, ढूंढ रहे हैं वज़ीर पे, अच्छा वो नहीं बनेगा वो बनेगा, अच्छा ये हो गया तो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब किधर गए तो डॉक्टर साहब, मतलब ये एक संजीदा काम नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये यहाँ पे जो संजीदा बात हो रही है, संजीदा वो हो रही है कि यूक्रेन, पुतिन के दोबारा जीतने के बाद यूक्रेन, सदर ओबामा जो हैं वो पहुँचे हैं, उनकी बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, क्या डिस्कशन हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है एक दुनिया में एक एहसास पैदा हो रहा है कि ट्रंप तो वापस नहीं आ रहा वाइट हाउस में, जो कि इम्कानात हैं और कवितर होते जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट बाइडन के पास कितना वक्त है मामलात को सुलझाने के लिए, बिगाड़ की तरफ तो बहुत चले गए हैं मामलात, अब क्या कुछ सुलझाने के लिए उनके पास वक्त है, या ये है कि ये मामला जो हैं ये नई फॉरएवर वॉर्स बन गई हैं। फॉरएवर वॉर तो खैर ये है, अगर एक तरह से देखा जाए तो रशिया यूक्रेन की भी एक तवील तारीख़ है, और इसराइल फ़लस्तीन ये भी एक फॉरएवर वॉर ही है, कभी ये इसका ऊपर जाती है नीचे, ऊपर नीचे नीचे, लेकिन ये कि वो फॉरएवर वॉर्स ही हैं, लेकिन इस वक्त अपने अरूज पे हैं। अच्छा, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन अपना छठा दौरा कर रहे हैं दोबारा। आज रात को वो शायद सऊदी अरबिया पहुंच जाएंगे, कल सुबह उनकी मुलाकातें हैं, लेट नाइट पहुंचेंगे जद्दा, और कल उनकी सऊदी क़यादत से मुलाकातें हैं, और कल वो फिर ट्रैवल कर जाएंगे शाम को काहिरा, और ये उनका छठा विज़िट है मशरिक़ वस्ता का 7 अक्टूबर के बाद। और वो आ रहे हैं मनीला से, फ़िलिपाइन से, और फ़िलिपींस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है इस वक्त। अगर आप समझें कि अमेरिका की कोई विज़ाविज़ चाइना कोई सबसे ज़्यादा अहमियत रखता हुआ मुल्क है, तो वो हकीकतन वो जो है वो फ़िलिपाइन है। अच्छा, उसकी वजह जो है वो ये है कि वहाँ पर एक तो अगर आप नक्शे पे देखें तो जो फर्स्ट आइलैंड चेन है, फर्स्ट आइलैंड चेन, उसमें भी वो आता है, उसका एक बड़ा हिस्सा फ़िलिपाइन का अमेरिकन कॉलोनी रहा है। 51 में इनका पैक्ट हो गया था, ठीक है, और ताइवान के बिल्कुल जनूब में है, यानी बिल्कुल यहाँ पे अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, तो बिल्कुल इन केस के अगर चाइना के साथ कोई सिलसिला होता है तो ताइवान तो इधर बिल्कुल, अगर आप फ़िलीपींस की अगर आप देखें कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बिल्कुल ताइवान के साथ है। अच्छा, अब वहाँ पर सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो गए। अच्छा, और ये बड़ी एक अमेरिका के लिए अच्छी खबर, अगर किसी एक इलेक्शन के नतीजे में कोई अच्छी खबर अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे आई है, लेकिन अभी भी डामाडोल है, अभी भी डामाडोल है, क्योंकि मुकाबले में जो शख्सियत हैं वो वहाँ पर फ़िलिपीन के अंदर वो पॉलिटिकल गड़बड़, वो ये है कि वहाँ पे मार्कोस जूनियर जो हैं, मार्कोस जूनियर वो वहाँ पे इलेक्ट हो गए 2022 में,
और मार्कोस जूनियर जो हैं फिलिपाइन में, ये सीनियर मार्कोस के, फर्डिनेंड मार्कोस, जो जिनका 1986 में तख्ता उलट दिया था और जो हवाई में अमेरिका के वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी बाद में, पैसा वैसा लूट के सारा ले गए थे और बहुत, तो उसके बाद उनके आगे उनकी फैमिली जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, मार्को जूनियर। अब मार्को जूनियर जो है ये एक हवा का झोंका है अमेरिका के लिए। ये 2022 में आ गए थे और ये हवा का एक झोंका है इनकी मौजूदगी। इनकी मौजूदगी इसलिए हवा का झोंका है कि इससे पहले जो दुतेर्ते थे वहाँ पे, रोड्रिगो दुतेर्ते, तो रोड्रिगो दुतेर्ते जो हैं वो तो अमेरिका को छोड़ के चले गए थे चाइना की तरफ टोटल, और उन्होंने जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का ऐलान भी कर दिया था। ठीक है, वो उन्होंने चाइना का दौरा किया था, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, रेड कारपेट उनको वहाँ पे जो है उनका इस्तकबाल हुआ था चाइना में 2016 में ये इलेक्ट हो गए थे, और मुकम्मल तौर पे उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ से अमेरिका को भेजेंगे। मतलब यहाँ पे अमेरिका की बहुत ज़्यादा, जो फ़िलिपीन के अंदर जब ये बनी बेसिस अमेरिका की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ के अवाम जो लोग हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शिकायत आई इस पूरे अरसे में कि जब ये कॉलोनी रहा, या कॉलोनी 46 में आज़ाद हुआ है ना, अमेरिकन कॉलोनी था, जापान ने इन्वेट कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद अमेरिका ने, बहरहाल तो ये वहाँ पर जो बेसिस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वहाँ पे बेसिस हैं, और 51 में एक मुआहदा भी हो गया था, फिर उसके बाद बेसिस पे वो 99 में फिर वो आगे एक्सटेंड हुआ, वो लंबी कहानी एक सारी। लेकिन इशू ये है कि जो जब ये मार्कोस आ गए, तो मैं सिर्फ ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बाज़ चीज़ों को दोबारा से जहन में रखना ज़रूरी होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट था, ये कितना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। अमेरिका, फ़िलिपीन और उनका जो है वो आपस में इस वक्त चाइना की कशीदगी ज़्यादा है, लेकिन चाइना वो जो पुराने सदर थे वो भी अभी मौजूद हैं और वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। तो एक यानी एंटाई अमेरिका और प्रो चाइना, और एक प्रो जो है वो प्रो अमेरिका और एंटाई चाइना, ये दो वहाँ पर जो है फ़िलिपाइन के अंदर भी इस तरह से मामलात हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है, ये मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि जब ये इलेक्ट हुए थे तो ये 13 स्लाइड अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ अरसे पहले का ये है 21 फरवरी पिछले महीने, पिछले साल का 21 फरवरी 2023 का। द फिलीपींस इज़ अमेरिकाज न्यू स्टार एलाई इन एशिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये खुदा करके जना वहाँ से जो है वो पुराने साहब गए। अच्छा, ये 2016 का गार्डियन हम दिखा देते हैं कोट करने के लिए ना, नाइन्थ स्लाइड, ये द्यूतरे जब चाइना पहुँचे थे तो मेक फ्रेंड्स नॉट वॉर, ये टोटल वहाँ पे चाइना की तरफ चले गए थे। ठीक है ना, 9th स्लाइड गार्डियन को देख सकते हैं। तो चाइना की अब ये जो है ना, एज अ होस्ट होप्स टू लियोर की यूएस एलाई। अच्छा, तो ये एक अब समझे कि जो ग्रेट पावर गेम है बड़ा, उसमें फिलिपीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त। तो वहाँ से मनीला में थे। अच्छा, ये दौरा अचानक नहीं हो रहा, ये ध्यान में रखें कि ऐसे नहीं सेक्रेटरी ब्लिंकन अचानक आ रहे हैं। ये जो है ये 5th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो इन्होंने वियना से सियोल और फिर मनीला और जद्दा और कायरो का इन्होंने 14 तारीख को स्टेट डिपार्टमेंट ने 5th स्लाइड हम दिखाएं तो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि वहाँ से वहाँ ये पूरा दौरा करेंगे इन मुल्कों का। तो जद्दा और कायरा पहुँचेंगे, 22 तारीख को वापसी हो जाएगी।